नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप जहाँ कहीं भी हो, मैं आपके होस्ट, आपके दोस्त क्रिस्टीना एवर्स एक बार फिर से आपको हमारे टीवी न्यूज़ चैनल जो वॉइस ऑफ मानवता है, उसमें पूरे दिल से करती हूँ। वेलकम है आप सभी का इस शो में। आज हम आपको मिलाने वाले हैं इस यूनिक पॉडकास्ट में जिसके नाम है बीइंग द चेंज 21.0। आज मार्च 25 है और वी आर गोइंग टू बी इन कॉन्वर्जेशन विद सालेहा तरन्नुम। कौन है, क्या करती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चैनल, ये टीवी शो सिर्फ जिंदा लोगों का ही इंटरव्यू लेते हैं। अब जिंदा लोग आप जिंदा लोग कौन है, मैं आपको बता दूं। हमारे चैनल में जिंदा लोग ना जानते हैं, जो बात करना जानते हैं वही जिंदा है, वरना चुप तो मुर्दे भी रहना जानते हैं। तो इसीलिए ये शो है जिंदा लोगों के लिए। नाउ सालेहा तरन्नुम, कौन है ये शख्स? सालेहा तरन्नुम, शी इज अ मदर ऑफ टू ब्यूटीफुल किड्स, वेरी एम्बिशियस एंड फेमिनिस्ट टाइप ऑफ अ वुमन। उसने अपनी करियर स्टार्ट की है बैंकिंग सेक्टर से, और आज के दौर पर सालेहा is also the founder and a proud entrepreneur of Izer Scooty Training Center. Well, who does not know about Izer Scooty Training Center in Calcutta? किसको नहीं पता है आइजर स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में? आज बच्चे बच्चे की जबान पर, औरतों की जबान पर, मर्दों की जबान पर ये नाम है। और सालेहा एक ऐसी निडर औरत है, शी इज अ फियरलेस वुमन who only aims to achieve success in her life. And by being kind to everyone she meets on her way to success. So Saleha, पूरे तहे दिल से आपका स्वागत है इस शो में। आज हम बात करेंगे आपके स्टोरी में ऐसा क्या है, कितना हार्डशिप आए, स्ट्रगल्स आए, आप कौन है, आप क्या करती है, आप किस फैमिली को बिलोंग करती है, किस शहर में रहती है, आपका पैशन क्या है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इस जबान से हम अपनी बातें भी सुनेंगे। सबसे पहले नमस्ते, आदाब। थैंक यू सो मच क्रिस्टीना जी टू मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर शो। और आपने मुझे मौका दिया कि लोगों तक पहुंचने की, अपनी आवाज सुनाने की, कि मैं कौन हूँ। लोग मुझे कलकत्ता में जानते हैं मेरे काम से, मेरे नाम से, पर आपके चैनल के थ्रू मैं और भी लोगों के दिल तक पहुंचना चाहती हूँ। मेरी आवाज लोगों के दिल तक पहुंचे और मेरी आवाज सुन के समझने की कोशिश करें। आज लोग मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर देखते हैं, एक सक्सेसफुल लेडी देखते हैं, पर ये सक्सेस घर बैठे मुझे नहीं मिला। मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना जब मैं फाइनल ईयर में थी। जब मैं फाइनल ईयर में थी तो लोगों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच गॉसिप हो रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी है, ग्रेजुएशन के बाद शादी करना है, क्या जरूरत है इतना पढ़ाई करने का। तो मुझे वो चीज बहुत लगता था, क्यों मुस्लिम कम्युनिटी में एक लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो क्यों नहीं पढ़ सकती है। तो कुछ बॉयज लोग ने कहा कि नहीं, अब पापा को बोलो शादी करवा दें। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों है, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मेरे पापा पढ़ाना चाहते हैं, मैं पढ़ूंगी, और लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ तो मेरे पापा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो उसी दिन मेरे दिमाग में एक दिन क्या है, मैं वॉकिंग में इंटरव्यू देने चली गई स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। मैंने एक बैंक में इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, और माशाल्लाह उस बैंक में मैंने 3.5 साल करीबन काम किया। मेरे काम को देख के, मेरी काबिलियत को देख के मुझे प्रमोशंस मिलता गया। फिर मुझे लगा कि लाइफ में यहाँ तक सीमित नहीं है, कुछ और भी अचीव करना है, आई शुड मूव ऑन। मैं धीरे धीरे बढ़ती गई, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स ऑफिसर बनी, सेल्स ऑफिसर से ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर बनी, सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर बनी, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट मिला, उसके बाद ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट मिला। उसके बाद हमारी शादी हो गई।
शादी के बाद लाइफ में हर लड़की का बहुत चेंजेस आता है, एक घर से दूसरे घर जाना, एक फैमिली से दूसरे फैमिली, नया फैमिली मिलना, एडजस्ट करना, लोग उसको अपनाते कितने हैं, आप कितने लोग को अपनाते हैं, समझने में टाइम लगता है एक दूसरे को। बहुत लाइफ मेरा बहुत रोलर कोस्टर एक, या एक कहें तो एक फेरी टेल की तरह है। जब बहुत इतना मेरे हस्बैंड इतने केयरिंग, इतने लविंग, इतने सपोर्टिंग है, उन्होंने कभी मुझे ये रोका नहीं कि तुम ये काम मत करो, शादी हो गया है घर संभालो। उनका शादी से पहले भी ये कहना था कि जब भी तुम्हारा मन करता है कि तुमको काम करना है, तुम काम कर सकती हो। जब भी तुम्हारा मन करे कि तुमको सिर्फ घर में बैठना है, घर संभालना है, तुम वो भी कर सकती हो। उनके तरफ से कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए कभी नहीं रहा। जब ये लास्ट 2 साल पहले पैंडेमिक के टाइम में हम सब पूरी दुनिया गुजर रही थी लॉकडाउन के समय, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। आई वॉज प्रेग्नेंट ऑफ 4 months। और कंडीशन इस तरह थी कि हमारा रेस्टोरेंट हुआ करता था, यूएफसी फ्राइड चिकन। लॉकडाउन में वो रेस्टोरेंट बंद हो गया, बिकॉज सभी का सब कुछ बंद हो गया था। घर बैठ के स्टाफ को देना खर्च, उसका मेंटेनेंस रेस्टोरेंट का नहीं उठा पा रहे थे। हम लोगों को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। मेरे हस्बैंड जो है रॉ मटेरियल्स, केक बेकरी का सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे भी अपने हस्बैंड को हेल्प करना चाहिए। तो मैं क्या करती थी कि केक्स का ऑर्डर लेती थी, केक्स का ऑर्डर लेती थी और उसको बेक करके मार्केट में सप्लाई करती थी। जब किसी का रिलेटिव्स का बर्थडे है तो कोई मार्केट शॉप तो खुला नहीं है, तो लोग मुझे ऑर्डर देते थे। इस तरह हमारा पूरा, जब तक मेरी बेबी नहीं हुई, पूरी प्रेगनेंसी दौरान इस तरह हम और मेरे हस्बैंड काम करते रहे। जब मुझे पता है अच्छी तरह कि जब आपको पता था कि जब लॉकडाउन हुआ था, तो आपको याद होगा क्रिस्टीना जी, न्यूज में अक्सर हर एक दिन बीच करके ये आता था कि इस शहर में, इस लोकेशन में रेड एरिया हो गया है, बिकॉज वहां पे कोविड पेशेंट ज्यादा हो गए। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड को उसी एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलता था। देखिए, तो मुझे हमेशा डर रहता था कि एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरा मेरे घर पे एक बेटा है जो 6 साल का था, और मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। मेरी मम्मी पापा का घर भी यहाँ नहीं है, क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी। बहुत दुआ करती थी, पर मेरे हस्बैंड कभी चूके नहीं, उनको कभी खौफ ही नहीं रहा कि नहीं हम उस जगह नहीं जाएंगे, कोविड है। नहीं, उनको दिमाग में ये था कि मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे काम करना है और मेरे घर को चलाना है। तो देखा जाए तो मुझे ये इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड से मिला कि वो कभी गिव अप ही नहीं किए किसी भी सिचुएशन पे। तो वो मोटिवेशन मेरे अंदर खुद ब खुद बिल्ड होते गया कि जब मेरे हस्बैंड इस सिचुएशन में वो हैंडल कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँ अपने हस्बैंड को। फिर बेबी होने के बाद, क्योंकि स्कूटी एक ऐसा, मैंने जब ये लॉन्च किया तो इसका सबसे मेन मोटिव ये था कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोग अपने आप, अपनी फैमिली के किसी ना किसी मेंबर्स को खो चुके थे, बीइंग इट्स फादर, मदर, सन, कोई ना कोई फैमिलीज में। और हम, मेरे खुद के रिलेटिव में कितने लोग चल बसे। एक वो था कि हम चाह कर भी देख नहीं सकते थे, हमारे पास सारी गाड़ियां थी, ड्राइवर नहीं है, टाइम से किसी के पास विजिट नहीं कर सकते, बिकॉज चलाना नहीं आता है। दूसरा रीजन है कि मेरे बेटे का जो स्कूल था, तो मुझे घंटों घंटों बाहर खड़े रहना पड़ता था, बिकॉज घर का फेयर इतना दूर था कि एक दिन पे 200 रुपया सिर्फ फेयर में चला जाएगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता था। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि हमको खुद भी चलाना आना चाहिए। तो मेरे जैसा कितनी लड़कियां होंगी जो इस प्रॉब्लम सफर कर रही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज हमको स्कूटी चलाना सिखा दो। तो मेरे हस्बैंड बोले क्यों अचानक से। हम बोले देखो, हमको कहीं पे भी जाना पड़ता है तो आपका वेट करना पड़ता है, आप कभी कभी टायर्ड हो जाते हैं, आप जा नहीं पाते हैं, और मुझे कहीं अर्जेंसी होता है तो मैं जा सकती हूँ, रैपिडो उबर का वेट नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं काम करते हैं कि हम लोग इसका एक बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम लोग औरों को भी सिखाएंगे
तो मेरे जैसा और भी कितनी लड़कियां होंगी जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ये तो बहुत सही कह रही हूँ, ये प्रॉब्लम का इशू तो है। हमने देखिए अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी स्टेट चले जाओ, आप हर लड़की को आप देखोगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक को लड़कियां औरतें जो है स्कूटी चला के कहीं पे भी जा सकती हैं। पर हमारे कैलकाटा में ये चीज है ही नहीं और किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लड़कियों को ये चीज आना चाहिए। तो फरवरी 26 को हम लोगों ने स्टार्ट किया और स्कूटी सिखाना। पहले हमारे पास 2 ट्रेनर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 10 स्टूडेंट से स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, काफी गैदरिंग में। आज आयजा का अपना ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और जब ये स्कूटी जब स्टार्ट हुआ क्रिस्टीना जी, तो लोगों ने पॉजिटिव के साथ साथ बहुत नेगेटिव भी बातें भी कहा, लड़कियां स्कूटी सीखेंगी पैर हाथ टूट जाएगा। मैं उसी पे आने वाली थी अभी, जब आप बोल रहे थे कि तो आप ये स्टार्ट की आपको 2 साल हो गया, सो आई एम श्योर लाइक बहुत सारी मुश्किलें आई होंगे उस वक्त आपके लाइफ में। जब हम कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि एक औरत हो, और खास करके आप जब माइनॉरिटी का कम्युनिटी से हो, ठीक है, आप एक मुस्लिम हो के, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी तक हिंदुस्तान उतना आगे नहीं बढ़ा है जो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, किसी औरत को इतना ज्यादा आगे बढ़ने दे। हम सब पब्लिकली सोशल मीडिया में ये बहुत बारी हम ये नारा लगाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, पर उसका शायद असली मकसद या फिर उसका जो मीनिंग होता है वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आप जब ये सोची थी कि मुझे सालेहा तरन्नुम को एक स्कूटी सेंटर खोलना है ताकि मैं और लड़कियों को, औरतों को सिखा सकूं और आत्मनिर्भर बनाओ उन लोगों को, तब आपके दिमाग में ऐसा कौन कौन सा सवाल चल रहा था जिसकी वजह से आप शायद कभी ऐसा कोई वक्त हो जहां पे आपने सोचा अरे यार छोड़ दो, भूल जाती हूँ मैं स्कूटी सेंटर खोलने के बारे में। फिर क्या हुआ आपके साथ कि आपने कहा नहीं मुझे करना ही है, मैंने ठान ली तो अब मैं करूंगी, चाहे जितना भी नेगेटिव थॉट्स आ जाए, पर मैं गिव अप नहीं करूंगी, ऐसा क्या? देखिए क्रिस्टीना जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेगेटिव थॉट्स कभी भी मेरे माइंड में कभी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। गिव अप करने का तो कभी सालिहा ने कभी किसी भी अपने लाइफ के अब तक इतनी साल इतनी उम्र गुजर गई है, तो गिव अप कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं। हाँ नेगेटिव तो ऑब्वियसली अब देखिए, कभी भी आप कुछ भी अच्छा करो या कुछ भी करो आप, और औरत कुछ कर रही है तो उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही बातें आपके पास आएंगी। ठीक है, ये तो आपकी ज्यादातर ये नेगेटिव बातें कहाँ से आती है, औरतों से या मर्दों से? मैं तो कहूंगी कि दोनों से ही आती है। बिकॉज जब आप देखिए, मुझे लगता है ना कि औरत जितना भी हम लोग बोलते हैं ना एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट औरतों को जरूरत नहीं है, हर औरत एम्पावर्ड है ऑलरेडी, उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मैं एक औरत हूँ, आप एक औरत है, आपको भी पता है कि आपको क्या करने से क्या नुकसान है और क्या करने से आपको फायदा है। जब एक औरत एक हिंदुस्तान चला सकती है, एक शहर चला सकती है, एक स्टेट चला सकती है, एक इंसान को जन्म दे सकती है, आपको लगता है कि उस औरत को एम्पावरमेंट की जरूरत है? नहीं। जहां तक नेगेटिव बातें हैं तो ये दोनों तरफ से आती है। कहते हैं ना कि औरत औरत का ही दुश्मन है, तो वो चीज हो जाता है। अब जब नेगेटिव बातें कब होती है कि जब एक मेल ईगो फैक्टर भी हो जाता है कि लोगों का दिमाग में होता है कि एक औरत इतने सक्सेस कैसे हो सकती है, तो वहां नेगेटिव बातें शुरू हो जाती है। अरे खुद तो घर में ऑफिस में बैठी रहती है, एसी में बैठी रहती है, हस्बैंड को भेज देती है मैदान में औरतों के बीच। तो मुझे वहां से डिमोटिवेट किया जाता है कि शायद इस तरह से टोंट मारे या इस तरह से उसको नेगेटिविटी फैलाए, तो वो डर के मारे वो अपने हस्बैंड को बोले कि तुम ये काम छोड़ के तुम ऑफिस का काम करो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बट क्यों
क्या एक ऑफिस में जेंट्स और मेल काम नहीं करते साथ में? करते हैं ना? क्या कोएड जब स्कूल में हम लोग डालते हैं तो वहां क्या लड़का लड़की पढ़ते नहीं है साथ में? कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स नहीं रहते हैं? क्या आपने कभी कोई प्रोफेसर से क्लास नहीं लिया है? जरूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की अगर वहां साथ में बैठे तो उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा। एक इंसानियत बोल के भी है, एक टीचर बोल के भी होता है। तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप मुझे रोकना, मेरे जो मैं करना चाहती हूँ आपको अच्छे से पता है कि व्हाट आई एम डूइंग, इवन आई नो माई सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग। लोग मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने आते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, औरत हो, मिडिल एज हो, अबव 50 एज हो, यंग एज हो, हर किस्म की औरतें आती हैं मुझसे मिलने। उसी तरह मेल भी आते हैं मुझसे मिलने। कल को कोई अगर मेरा फोटो निकाल के लगाता है, देखो ऑफिस में किसी से मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या, तो मुझे पता है अगर मैं नेगेटिव बातों को लेके बैठूंगी तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी क्रिस्टीना जी। और अच्छा, जहां तक बीच में आपने शायद लॉकडाउन के दौरान, आई एम नॉट श्योर, पर दिखने में और सुनने में आया कि आपने थोड़ा बहुत कुछ सोसाइटी के लिए भी किए थे। सो बिजनेस करते करते आपको वो सोशल सर्विस का कहाँ से वो जज्बा आया कि नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ और मुझे चलो ऊपर वाले की इससे थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज़कात जो बोलते हैं उर्दू में, और जिसे हम कहते हैं कि चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी करना, तो वो आपके मतलब आपके देखिए, मतलब जक़ात इस जो है सोच में वो हर कैसे आया? मुसलमान देता है। जक़ात जो है वो हर मुसलमान देता है। जहां तक आपका कहने का मतलब है कि सोशल एक्टिविटीज की तरह मैं भी शायद कुछ सोशल वेलफेयर कर रही थी, तो आप लोग मुझे बुलाए, मैं गई। पर मैं जो चैरिटी करती हूँ उसका मेरे पास कोई दिखावा या कोई फोटो क्लिप्स नहीं होता है, बिकॉज चैरिटी मेरे हिसाब से, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि किसी जरूरतमंद को अगर आप हेल्प कर दिए तो उसको क्या दिखाना सोशल में? ऊपर वाला देख रहा है ना, आपने मदद किया, आपकी नीयत आपका देख रहा है। और दूसरी चीज है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट, आप किसी को राशन दोगे तो वो एक हफ्ता एक महीना चलेगा, वो लाइफ टाइम नहीं चलेगा। तो मेरा सबसे बड़ा साइन ये था कि मुझे ऐसा कुछ करना उन लोगों के लिए जो लाइफ टाइम चले। तो उसके लिए लॉकडाउन में ही मेरा सबसे, आफ्टर फर्स्ट कंप्लीटिंग माय फर्स्ट बैच, मैंने बाकायदा, मेरा एक इंटरव्यू में आप देखेंगी उसमें मैंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था कि जो लड़कियां जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिसके साथ कुछ इश्यूज है, कोई सिंगल मदर्स हैं, कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है, लाइक किसी के घर में कुछ मतलब फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो बेझिझक आप मेरे पास आ सकती हैं, आपको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ लेडीज जो हमारे स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर में एज अ ट्रेनर काम करती हैं, अगर उनकी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है तो उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं पे वैकेंसी मिलती है। जैसे कि मैंने कुछ बैंक से टाई अप किया हुआ था, ऊपर रैपिडो में टाई अप किया हुआ है हमारा, तो जब भी कहीं वैकेंसी मिलती है जिस हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन रहती है, हम लोग उनको खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जाओ वहां डॉक्टर, और माशाल्लाह तो अब तक बहुत लोगों को जॉब मिला है आइजा से। हाँ, ये भी मैं पूछने वाली थी कि शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, पर अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है कि आप फीस नहीं दे सकते हो स्कूटी सीखने के लिए, तो अगर आप सालिहा से बात करें, वो बहुत औरतों की मदद की है ऐसे में, क्योंकि मैं जानती हूँ पर्सनली भी। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है तनवीर खान करके, तो उससे काफी बार मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिलते रहते हैं। तो जब फीडबैक मिलती है तो मैं आई एम सॉरी, सालेहा ने मुझे काफी बार इनवाइट की अपने प्रोग्राम्स में और उसके एनिवर्सरी में भी, और मैं मतलब किसी काम से बिजी थी या फिर कैलकाटा में नहीं थी, जिस कारण से मैं नहीं जा पाई। तो आज मतलब नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी में बोल सकती हूँ, आई एम सॉरी सालेहा, मैं नहीं आ पाई थी। तो हाँ, उस चीज का अफसोस है, लेकिन मुझे भी जाना था इनके वो प्रोग्राम्स में। ये
सुनने के लिए, ये देखने के लिए और फिर और भी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो लोग अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से नहीं कर पाते हैं, अगर आप एक बार बात करो तो शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए, शायद आपको फ्री में ही स्कूटी सिखा दे। तो ये भी है। काफी लोग, मैं एक पोस्ट डाली थी अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एनजीओज का लेके, काफी एनजीओज है जो अकाउंट को और आपने शायद कमेंट भी किया था, जो अपने अकाउंट ट्रांसपेरेंट नहीं रखते। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए आजकल तो सही से कमाना जो है ना, आदमी नेक नियत से जो कमाता है उस पे भी लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। ठीक है। और जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी है कि देखिए, अगर आप किसी चैरिटी के लिए आप मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, स्पॉन्सर्स हो या अगर आपकी जो भी साहिब हैसियत से हैं, आप कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर आपने दिया है, अगर आपने किसी से लिया है, आप बताओ कि हम किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप उस चीज को सोशल मीडिया में डालो, पर आप जिसको दे रहे हैं उसके साथ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। उसको वो मदद उसको उस तक मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार इंसान का जब भरोसा टूट जाता है ना, तो दोबारा वो भरोसा नहीं हो पाता है। और जहां बहुत तक पैसे की बात है, कुछ भी मसला होता है, ये पैसा एक ऐसा फैक्टर है। आदमी कहता है कि पैसा इस इंसान की जरूरत है, बिल्कुल पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा ही सब कुछ दिलाता है। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जो भी हो, अपने टीम में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। जो जो आपके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, जो आपके बारे में मतलब जानते हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी ट्रस्ट हो, जो लोग जुड़े हैं उनके साथ पूरा शेयर करना चाहिए। मेरा यही था। Aiza Scooty Training Center was the first scooty training center in Kolkata, as you know. आयजा ने इतनी पावर की है लड़कियों को। जब हमने आपको कहा कि 10 लड़कियों से हमने स्टार्ट किया था विद 2 ट्रेनर्स, जब वो 2 ट्रेनर्स छोड़ दी तो वो वहीं पे स्कूटी ट्रेनिंग अपना सेंटर खोली जहां पे आयजा का चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आयजा का एक वाहिद स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर है कोलकाता में, जिसका एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिसके पास हर डॉक्यूमेंट्स है इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो मेरे क्लाइंट के साथ, चाहे मेरे कस्टमर्स बोलो या क्लाइंट्स बोलो या स्टूडेंट्स बोलो, उनके साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। आपने जो पैसे दिए हैं उसकी रिसीट मिलती है, आपको जो पैसे दिए उसकी ट्रेनिंग कौन देगा, क्या हो रहा है, कितने दिन का है, कितने टाइम तक मिलेगा, ये सब कुछ 1 to 1 बात होता है। यहाँ पे किसी तरह का हिडन कॉस्ट नहीं है। पर कुछ लोग अगर इसी ट्रांसपेरेंसी को धोखे से बोला जाए कि अभी आप ले लो इतना पैसा, इतना दिन का ट्रेनिंग होगा, फिर कुछ और इश्यूज हो जाता है। किसी के पास सही से मुकम्मल ट्रेनिंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो ये आगे चल के ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और एक अगर पकड़ाता है तो लास्ट में क्या होता है कि लोग पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। एक ने किया है तो शायद दूसरा भी एक होगा। ये है पर हाँ, जैसे हम आ रहे थे, आपके 2 बच्चे हैं और उसके साथ साथ आप इतना टाइम दे रहे हो, सो ऑब्वियसली यू आर समवन who should be known as a true inspirational woman in Bengal, in Calcutta, जो इतना कुछ कर रही है। और आज हमें जो इन्होंने अपना कीमती समय दिया है उसके लिए भी शुक्रिया। और हम चाह रहे थे बहुत पहले से कि सालिहा का एक इंटरव्यू करे, पर किसी न किसी कारण से नहीं हो पाया। लेकिन जैसे लोग कहते हैं और ऊपर वाले कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज मैं इतने महीनों बाद ये स्टार्ट की हूँ वापस से अपना पॉडकास्ट इन कॉन्वर्सेशन विद क्रिस्टीना एवर्स, और मैं शुरू की सालिहा के साथ। सो जरूर मतलब ये अच्छा जाएंगे हमेशा से जैसे अच्छा थे। लोग बहुत देखते हैं, बहुत चाहते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं हमें, और हम ऐसे ही स्टोरीज लेके आएंगे। आपकी भी नजर में अगर कोई हो, जरूरी नहीं है कि वो सालेहा तरन्नुम जैसे कोई मतलब एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपकी नजर में कोई रिक्शा चलाने वाला हो जिसका आपको लगता है इंस्पायरिंग होगा स्टोरी, अगर आपके नजर में कोई सब्जी बेच रही है और उसका स्टोरी इंस्पायरिंग होगा, या आपकी नजर में कोई बिजनेस वुमन है जो सीईओ है, वीपी है, कुछ भी हो,
कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्टोरी इंस्पायरिंग हो, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं हमारे चैनल पे। आपसे जाते जाते आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रमजान के महीने में? इस जो रमजान के अभी इफ्तार पार्टी आखिर में होते हैं, लोग बुलाते हैं, जो इफ्तार पार्टी में लोग, अभी इफ्तार पार्टी स्टार्ट हो जाएंगी आई एम श्योर। और मैंने शायद एक बार लिखी भी थी ऐसे मैं फेस सोशल मीडिया पे कि इफ्तार पार्टी क्या होती है। मैं इसलिए इतनी हक से लिखी हूँ क्योंकि मैं बंगाल जैसे शहर में पली बड़ी रही हूँ। वहाँ पे मैं मुस्लिम्स के साथ उठी बैठी, हिंदू के साथ पूजा मनाई, खेली वहाँ पे, पंजाबियों के साथ उठना बैठना हुआ मेरा, तो हर जाति के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, हर धर्म में मैं जाके उनके मजहब जानती थी, उन लोगों के साथ उठना बैठना। तो इसीलिए रमजान का महीना बहुत पाक महीना होता है। तो क्या हमें ये सिर्फ रमजान के महीना में ही हमें ये पाकपन दिखाना पड़ता है, या हमें पूरे साल रखना है? और जो हम इफ्तार पार्टी करते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो रमजान जो पाक महीना है, ये पूरा अल्लाह का महीना है। इसमें अल्लाह कहता है कि ये मेरा पूरे 11 महीना तुम लोग को जो मन में आता है तुम लोग वो करते हो, पर ये एक महीना जो है ये मेरा महीना है। इसमें जो हम कहते हैं, जो मैं कहता हूँ, तुमको उसको फॉलो करना है। ये पूरा इबादत का महीना है। लोग बहुत कोशिश करते हैं 5 वक्त का नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, जितना ज्यादा से ज्यादा चैरिटी, ज़कात, फितरा दे सके, तो जितना गुड। पर अल्लाह ये नहीं कहता है कि 11 महीना जो छोड़ दिया है तो उसमें तुम जितना से ज्यादा पाप कर सकते हो, डिस्को कर सकते हो, हुक्का बार जा सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, अपनी वाइफ को पिटाई दे सकते हो, अल्लाह ये नहीं कहता है। अल्लाह का मैसेज ये है, और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते थे कि आप अपना नियत साफ रखो। आप अगर मुसलमान हो तो मुसलमान का जो 5 अरकान है उसको फॉलो करो। और जहां तक अफ्तार पार्टी है, तो देखिए ये दिल खुलूसियत, ये मेहमान नवाजी, 4 दोस्त एक जगह मिले, एक दूसरे से बातें करें, दावत के जरिया, क्योंकि रोज हमारी मुलाकात होती नहीं है, बरसों बरसों हो जाती है एक दूसरे से मिले हुए। तो ये एक दावत इसलिए रखा जाता है कि एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाए, एक दूसरे का हालचाल भी सामने से पूछना हो जाए, क्योंकि आजकल तो मोबाइल हो गया, व्हाट्सअप करके हाय हेलो हाउ आर यू, मिलना होता ही नहीं है, सब कोई बिजी अपने लाइफ में। तो मैं इफ्तार ये पार्टी जानना इसलिए चाहती हूँ, जो ये इफ्तार पार्टी होती है कितने जायज होते हैं? आई एम सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, ये कितने जायज होते हैं कि हम लोग बुलाते हैं दोस्तों को, तो खैर छोड़िए, हम दोस्तों को कम, लेकिन जो पर्सनालिटीज के थोड़ा नाम हो शहर में, या फिर जो जाने सुने, हम उन लोगों को ही बुलाते हैं। तो ये कितना जायज हो जाता है कि हम सिर्फ बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, और अगर मेरा कोई गरीब दोस्त है तो मैं उसको नहीं बुला रही हूँ। ये तो बिल्कुल आपने 200% सच बात कहा। बहुत कड़वी बात है जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, क्रिस्टीना जी। ये मैं और लिखी जहां थी एक तक, साल पहले, और जब बहुत लोग मुझे कॉल भी किए थे, मुझे कुछ पॉलिटिशियंस के भी कॉल आया कि आप ऐसे पोस्ट क्यों डाल रहे हो, इस पोस्ट को हटा दीजिए। मैंने कहा नहीं, वो मेरा वॉल है, मैं लिख रही हूँ, आपको अगर लगता है कि वो गलत है तो लिखिए, वहां पे कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगी आपको जरूर, लेकिन मैं वो पोस्ट नहीं हटाई। देखिए इसीलिए मैंने ये आपको चैनल बताया जो था है कि सच का चैनल है। आपकी जो नियत, वो नियत के ऊपर है। आप दावत कैसे देती हैं, किन लोगों को देती हैं, वो आपकी नियत के ऊपर है। और अभी जो आपने कहा ना कि लोग आजकल स्टेटस, कितने प्रोफाइल, कैसे प्रोफाइल के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी क्रिस्टीना जी। आयजा को 2 साल हो गया है, 2 साल में अफ्तार पार्टी 2 बार हुआ हमारे पास, लेकिन मैंने किसी प्रोफाइल वालों को नहीं बुलाया। ये इफ्तार पार्टी मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे ट्रेनर्स के लिए, आपको ये मुझे मेरे भी नहीं लिए। बुलाई थी? यही तो कह रही हो ना, मैंने किसी, आप इतने हाई प्रोफाइल वाले लोग को किसी को नहीं बुलाया मैंने। तो ये अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। लोग आजकल दिखावे पे ज्यादा देते हैं, और खास करके ये, अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में 4,000 मेंबर्स होंगे, 5,000 मेंबर्स होंगे, लेकिन अगर कल को आप प्रॉब्लम में कभी आएंगे ना, तो वो 5,000 मेंबर्स आपके पास नहीं खड़े होंगे।
सॉफ्ट सोल कंसोल करेंगे आपको, हाँ हाउ आर यू, व्हाट यू आर डूइंग, क्या हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके प्रॉब्लम के साथ खड़े होने का उनको सही, अगर आप वाकई में सही है तो आपके लिए वो आवाज उठा रहे हैं कितने लोग? 5,000 में से नंबर्स मुश्किल से, मैं आपको बता रही हूँ, 5 से 6 लोग बोलेंगे, बाकी सब सो रहे होंगे या कमेंट्स के इंतजार देख रहे होंगे या पोस्ट के इंतजार देखेंगे क्रिस्टीना का नेक्स्ट पोस्ट क्या आएगा। एक मैसेज हमारी जनता के लिए, एक मैसेज दुनिया के लोगों के लिए, कुछ अच्छा पॉजिटिविटी हो जाए जाते जाते। मैं ये बोलूंगी, आप जो भी काम करें सच्चे दिल से करें, ईमानदारी से करें, और लोग जो भी आपके बारे में बुरा बोलने दो। अगर आप देखो तो चांद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बुरा बोलने वाला वो बोलता है चांद में भी दाग है। कमल भी खिलता है वो कीचड़ में, पर वो कमल का फूल भी पूजा में चढ़ता है। तो लोगों का काम है कहना, वो हर अच्छी और चीजों में भी वो बुराई निकाल ही लेंगे। अगर आप बुरा बात को लेके बैठेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता है कि आप अच्छा कर रही हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है, आपने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखा अपने कामों में, तो आपको कोई इस बात का डर ही नहीं है, ना डरना चाहिए आपको, ना रुकना चाहिए किसी की बातों से। मैं जब भी सोशल वर्क की हूँ, जब भी मेरा पोस्ट फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पे गया है, वो सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने के लिए ही थी। ऐसे नहीं है कि मैं दिखा रही थी लोगों को वहां पे, लेकिन मैं चाहती हूँ, अगर मैं बंगाल में कुछ काम कर रही हूँ या अभी फिलहाल मैं बॉम्बे में हूँ, अगर बॉम्बे में कुछ ऐसे सोशल वर्क कर रही हूँ, और मैं वो पोस्ट इसीलिए डालती हूँ ताकि लोग अपने अपने एरिया में, अपने शहर में, आप 100 को नहीं खिला पाते हो लेकिन किसी एक का पेट भर दो तो उसके मैंने दुआ। आपका पहली बार पोस्ट देखा था क्रिस्टीना जी, जब आप किसी गरीब बच्चों को लेके मॉल में गई थी कपड़े दिखाने। मैंने इतने सोशल एक्टिविटीज को देखा है, पर्सनली जानती हूँ, पर कभी भी मैंने उन लोगों को नहीं देखा इस तरह का काम करते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपका ये पोस्ट देखा, मेरा दिल को इतना टच हुआ। हम लोगों की कॉमन फ्रेंड तनवीर खान, मैंने संग संग उनको फोन मिलाया कि आई जस्ट वांट टू नो हु इज क्रिस्टीना, कौन है ये, मैंने देखा है लेकिन कभी मिली नहीं। तो तनवीर भाई ने आपके बारे में मुझे बताया था, यू मस्ट टॉक टू हर, एक बार उनसे मिलना जरूरी है तुम्हारा सालिया, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव तुमको मिलेगा। तो हम बोले एक बार तो मौका मिलना चाहिए। तो इत्तेफाक से जब आप आई थी मिलने, मैं बहुत लेट हो गई थी, और जब तक मैं पहुंची आप जा चुकी थी। हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं रुकती किसी भी शो में, सिर्फ तनवीर का अगर कोई प्रोग्राम हो तो पूरा प्रोग्राम में रुक जाती हूँ। इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक सालेहा तरन्नुम फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पर्टिकुलर chat show, on this podcast in conversation with Christina Evers. And I would also like to thank Voice of Manavta TV News channel for helping us and showcasing all the inspiring stories on our channels. I would, along with all this, I would also like to thank Kolkata Heroes for always being a partner on this particular show. Thank you, Anmol, the ENQ. Thank you, Color Positive. And Color Positive is also coming up with their fashion pageant in the month of May. The date will soon be revealed to you guys. So subscribe to Color Positive's pages, to its channel, YouTube channel. I would like to thank the Lions Club of Calcutta, Voice of Man of the TV News channel, and Sindha Namak as well. So, isi ke saath, this is Christina Evers. If you want to follow Aiza, you can always follow her on Facebook and Instagram. She also has a page running in the name of Aiza Scooty Training Center. Her name is Saleha Tarannum, who was in conversation with me. If you want to follow me on Instagram, it's Christina_Evers_2022. And on Facebook, it's simply Christina Evers. You can also follow my LinkedIn page. And thank you so much, Meghraj Singh ji. आप ये मौका देते हैं हर किसी को अपने चैनल पे, और आपकी जितने भी शुक्रिया करूं बहुत कम होंगे। तो थैंक यू सालेहा, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को शुभ रात्रि। जहां कहीं भी हो आप ध्यान रखिए अपना, सेहतमंद रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।